ओल्डेस्ट फोर्टिफाइड सिटी अनआर्च्ड सो फार। ये डार्क एज एक मिथक जैसा लगता है, एक मीथ जैसा लगता है। उसका वयस अनुमानिक 2800 बरस पुराना है। भटनगर में करीब करीब 7 कल्चरल लेयर मिले हैं, वो 3500 बरस पुराना हो सकता है। ASI under the supervision of Dr. Y.S. Rawat, he excavated Bhatnagar for some time. उन्होंने एक बहुत पुराना बुद्धिस्ट मोनास्ट्री भी खोज डाला है। From 2016, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भटनगर में गहरा खनन के डिसीजन लिया। As a result, Archaeological Survey of India excavated from 2016 to 2023 up to a depth of 20 meter. And हम लोग जब ये एक्सकवेशन हो रहा था, हम लोग देखे दैट भटनगर के इतिहास काफ़ी पुराना जा चुके हैं। भटनगर में करीब करीब 7 कल्चरल लेयर मिले हैं, और सबसे पुराना जो लेयर हमको मिले है उसका वयस अनुमानिक 2800 बरस पुराना है। हम लोग आर्कियोलॉजी में उसको बिफोर क्रिश्चियन एरा बोलते हैं, तो इट वाज समथिंग लाइक अबाउट 800 BCE एट भटनगर। Some of our recent radiocarbon dating जो बॉयस जो वो कल्चरल लेवल का एज बताते हैं, वो इंडिकेट करता है दैट भटनगर मे बी समथिंग लाइक 1400 BC 1500 BC पुराना, मतलब वो 3500 बरस पुराना हो सकता है। उसके नीचे हम लोगों का कोई सभ्यता का कोई निदर्शन नहीं मिला। उसका नीचे जियोलॉजिकल हॉराइजन आ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं बेसमेंट सॉइल। एंड वो नीचे जो सभ्यता है उसका बयस अनुमानिक जो हड़प्पा सभ्यता का अंतिम जो पर्याय है उसके साथ मिलता रहता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जिसको बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो करीब करीब वो 5500 बरस में चालू हुआ था, लेकिन उसको वो ख़त्म हो गया 3500 बरस तक। ये भी आश्चर्य का बात है दैट ये जो पीरियड है दैट 3500 to 2500, ये जो 1000 बरस का जो टाइम है, इस टाइम में क्या हो रहा था आदमी को सिंधु सभ्यता ख़त्म होने के बाद, ये हम लोगों का ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं था। वेस्टर्न आर्कियोलॉजिस्ट हिस्टोरियंस जो है वो लोग हमेशा बताते थे ये एक डार्क एज है, जिसको हिंदी में आप अंधकार युग बोलते हैं। उसका मतलब इसके बारे में कुछ जाना नहीं जाता था। तो भटनगर का जो खनन हुआ है उससे हम लोगों का पता चलता है दैट सही में एक्चुअली ये डार्क एज एक मिथक जैसा लगता है, एक मीथ जैसा लगता है ह्यूमन सेटलमेंट वाज रियली देयर
there was a continuity. It was only the thing that people have resettled after the डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता ख़त्म होने के बाद दूसरा जाके बने। तो भटनगर का महत्व ये है दैट ये भारतवर्ष में एक जगह है जहाँ एक प्राचीर के अंदर, एक फोर्टिफिकेशन के अंदर एक शहर कंटिन्यूअसली वो बसा रहा। तो इसीलिए हम लोग भटनगर को एक लिविंग सिटी बोलते हैं। लिविंग सिटी मतलब जो सिटी आज भी चलता है। अगर आप देखिएगा ये जो 3500 वर्ष का जो सभ्यता है, इसमें 7 राजा महाराजा ये सब आया। पहले आया था मौर्यन जो पीरियड है, जो सम्राट अशोका का जो टाइम है उसका इक्विवेलेंट। उसके बाद आपका आया है जो इंडो ग्रीक, जो अलेक्जेंडर के वंशजों ने, जो खत्रप्पा नाम कहा जाता है, उन्होंने आके बसा। खत्रप्पा के बाद पोस्ट खत्रप्पा एक पीरियड आया, मैत्र का एक पीरियड आया। उसके बाद आपको सोलंकी राजा का समय आया, जिन्होंने गुजरात का सबसे फेमस टेम्पल बनाया, स्टेप वेल बनाया। सोमनाथ टेम्पल सोलंकी पीरियड के टाइम में बना। रानी की भाव सोलंकी पीरियड के टाइम में बना। उसके बाद सुल्तानेत मुगल पीरियड आया। उसके बाद ब्रिटिश पीरियड आया। ब्रिटिश पीरियड के बाद गायकवाड़ पीरियड आया। गायकवाड़ पीरियड के ऊपर अगर आज देखिएगा भटनगर टाउन के ऊपर आज का जो मॉडर्न टाउन है वो आज भी जीवित है, लोग उधर रह रहा है। ये जो 3-3.5 बरस का जो इतिहास है, इसको हम लोगों ने, ये सब इंस्टीट्यूशन मिल के काफ़ी अच्छी तरह से इसको एज डिटरमिन किया है। इतना अच्छा क्रोनोलॉजी आज तक भारतवर्ष, इंडिया का कई जगह में इतना अच्छा क्रोनोलॉजी कंटिन्यूअसली प्रिजर्व्ड नहीं है। एंड इट इंडिकेट्स दैट probably the people had continuously lived in this place and they tried to what you call adapt through the time in spite of the ups and downs of the kingdom. वेरी इंटरेस्टिंगली व्हाट वी हैव फाउंड, हम लोग जब काम कर रहे थे, जब खनन हो रहा था, हर एक लेयर में हम लोगों का एक कैल्शियम कार्बोनेट शेल मिला जो पानी में मीठा पानी में होता है। वो क्या है, वो जो जिसको आप क्या बोलते हैं, आप हिंदी में उसको आप क्या बोलेंगे हमको पता नहीं है, जिसको स्नेल बोलते हैं, जो मोलस्क है, वो मिलता रहा हमको सारे दिस 3000 ईयर्स और सो। एंड ये जो चीज़ है, ये जो प्राणी है, ये प्राणी आज भी भटनगर का जो ये खनन जगह है वो शर्मिष्ठा लेक के बगल में है। वो शर्मिष्ठा लेक में आज भी वो ग्रो करता है। तो उसका हम लोगों ने काफ़ी गहरा से हम लोगों ने केमिस्ट्री और आर्कियोलॉजी किया, ये केमिस्ट्री और आइसोटोप किया। एंड ये आइसोटोप स्टडी क्या बोलता है पिछला ज़माने में कोई भी पीरियड में मॉनसून कैसा था, बारिश कैसा था, पानी कैसा था, क्लाइमेट कैसा था, ये सब हम लोगों को बताता है। तो वी ट्राइड टू रिकन्स्ट्रक्ट द क्लाइमेटिक हिस्ट्री बेस्ड ऑन दिस मोलस्कन शेल्स विच हैव बीन फाउंड ड्यूरिंग द एक्सकवेशन ऑफ द भटनगर। And these shells basically try to tell us through their isotopes what was the climate like in the past। and हम लोगों ने क्या पाया that ये जो rise and fall of the kingdom है, ये काफ़ी हद तक ये मौसम के द्वारा नियंत्रित था। That means the monsoonal variation had controlled very heavily the rise and the fall of the kingdom। जब जब हमारा बारिश बहुत अच्छा था, हमारा एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था, the prosperity was there and the kingdom had flourished। But whenever there was a decline in the monsoon, there was drought, there was a material culture decline, there was de-urbanization। like ह्यूएन के टाइम अब देखिएगा, ह्यूएन का टाइम गुप्त युग के बाद में सारा भारत में ये सूखा पड़ गया था। there was an extensive drought and many of the towns were declined and so on and so forth। so ये जो किंगडम आए, ये जो एक के बाद एक आता रहा, तो एक जो आए इसका फ्लरिश हुआ जब हमारा अच्छा इकोनॉमी था,
हमारा जो प्रॉस्पेरिटी था बड़ा मानसून के वजह से। जब जब मानसून सूखा पड़ गया, मानसून घट गया, ये किंगडम भी वीक होते गया, दुर्बल होते गया। इसी टाइम में अगर ये जो 3000 वर्ष का टाइम है, ये टाइम में आप अगर देखिएगा भारत में, गुजरात में अति अवश्य, बट भारत में क्या है, 7 बाहर से आक्रमण हुआ। बाहर से जो आक्रमण हुआ हम लोगों को उसको इन्वेशन बोलते हैं। अगर आप इन्वेशन देखिएगा, इन्वेशन पहला जो बहुत पुराना इन्वेशन था ये है आपको लेट अस से इंडो ग्रीक इन्वेशन, जो अलेक्जेंडर आया था, अलेक्जेंडर का बाद में। उसके बाद आपको हून इन्वेशन आया, उसके बाद मंगोल इन्वेशन आया, उसके बाद आपको सुल्तानेत अटैक आया खिलजी का, उसके बाद मोहम्मद गजनी आया जो सोमनाथ टेम्पल को लूट किया था, उसके बाद घोरी आया। तो ये जो 7 इन्वेशन था, ये सारे के सारे 7 इन्वेशन लोग मोरलेस एक ही जगह से आए थे। वो जगह है सेंट्रल एशिया। दैट मीन्स आपका मान लीजिएगा वो कास्पियन सी लेके पार्ट ऑफ द मिडल ईस्ट एंड पार्ट ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द मंगोलिया, ये सब जगह को हम लोग सेंट्रल एशिया बोलते हैं। सेंट्रल एशिया का क्लाइमेट अगर देखिएगा, उसका जो क्लाइमेट वो इंडिया का क्लाइमेट का जस्ट अपोजिट है। क्योंकि इंडिया में जब बारिश होता है, हमारा क्लाइमेट सिस्टम ग्लोबली ऐसा है, इंडिया में जब बारिश होता है सेंट्रल एशिया में बारिश होता नहीं है। और उधर जब बारिश होता है, जैसे विंटर टाइम में, हमारे इधर जाड़ा का टाइम में बारिश होता नहीं है। तो हमारा और सेंट्रल एशिया का क्लाइमेट कम्प्लीटली रिवर्स है, उल्टा है। सो जब जब इंडिया में मानसून वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, हमारा प्रॉस्पेरिटी था, हमारा किंगडम फुलो फलो, तो इसी टाइम में ये बाहर वाले लोग हम लोगों पे अटैक किया। तो ये हम लोग खाली एक लेवल में नहीं देखा, ये हर एक लेवल में जिसमें हम लोगों को ये मौसम के बारे में हम लोगों का जानकारी चला, हम लोग देखे दैट ये अटैक भी, ये इन्वेशन भी उसी टाइम में हो रहा है जब हमारा कंट्री बहुत अच्छी तरह से प्रॉस्परस है, हमारा सिविलाइजेशन ग्रो कर रहा है, हमारा ग्रोथ हो रहा है। उसी टाइम में बाहर वाले आके भी हमको अटैक कर रहा है। सो ऑल दिस अटैक्स वर हैपनिंग because of this invasion from the Central Asia, when the Central Asia was uninhabitable. Udhar the people could not live there because there was extensive drought there, सूखा था उस तरफ, and Indian subcontinent was very prosperous under very good monsoonal shower, and probably it attracted the outsiders for this invasion. So in a way Bhatnagar provides us two very important things. One is that it is the oldest fortified city unearthed so far. There is no dark age जैसे western archaeologist historian think. Most likely this dark age between the Indus Valley civilization and the Iron Age is a myth. There India में ये सांस्कृतिक धारावाहिकता निरंतर चलता रहा. Only thing is that people have resettled from one place to the other, and after the first urbanization of the Indus Valley civilization, people started settling like places like Bhatnagar, places like maybe somewhere Varanasi and so places, and they started building the cities again during the Mahajanapad period, somewhere around 2500 before present, and that is how the second urbanization in India had taken place. And third lesson what we get from Bhatnagar is that all the major invasions which have happened in the last 200 years in India, they basically were driven by climate change. मौसम के वजह से हुआ था. जब सेंट्रल एशिया सूखा पड़ा था and India was prosperous, उसी टाइम बाहर वाले, लुटेरा वाले, वॉरियर वाले आए हमारे इधर लूट करने के लिए, ताकि so that is what it is. यहाँ से बहुत सारे जो अलग अलग काल के लोग थे, उनके खान पान से लेके उनके रहन सहन, उनके घरों के प्लानिंग, उनके बर्तन, उनके शेप, उनके ब्रिक साइज, और उनके यहाँ से आउट अलग अलग जो ये जो दरियाई साइड के उनके व्यापार चलता था. वडनर एक ट्रेड रूट सेंटर था. यहाँ से मालवा के अंडर में वडनर था. तो अलग अलग जो उनकी जो भी एक्टिविटीज़ अलग अलग काल में
जो भी लोगों का जो भी था वो यहाँ पे सब कुछ अवशेष मिले। सिक्के भी अलग अलग टाइम के कम से कम 5 से 6 हज़ार कॉइन्स मिले। अलग 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 जो सीलिंग, जो अलग अलग जो बोलते हैं मोल्ड, अलग अलग राजाओं की राज मुद्राएं भी मिली। बहुत सारी चीज़ें, यानी जैसे हम लोग आज जो भी घर में यूज़ करते वो तब भी वो लोग यूज़ करते, वो चीज़ें मिली। मतलब इससे प्रस्तावित हो रहा है कि ये इतनी संस्कृति और इतने काल यहाँ जी, और सर इससे ये प्रस्तावित हम कर सकते हैं कि इतनी सारी चीज़ें मिलने के कारण हम वडनर इतना हाईलाइट है, वडनर ऐतिहासिक नगर है, इसलिए वडनर के बारे में आज बहुत सारे संशोधक आ रहे हैं और संशोधन कर रहे हैं। वडनर यानी नॉर्थ ईस्ट, नहीं ईस्ट से वेस्ट वडनगर 1 किलोमीटर अंदर एरिया है और नॉर्थ साउथ 700 से 800 मीटर। आज वो वडनगर 3 किलोमीटर के एरिया में सबसे ज़्यादा अवशेष मिलते हैं। सबसे ज़्यादा जो हाइट है वडनगर टाउन की, लेकिन आजू बाजू वडनगर 3 किलोमीटर के एरिया में सबसे ज़्यादा अवशेष मिलते हैं। उसमें ये बुद्ध के अवशेष बहुत सारे मिले। यहाँ एक हमारी एक साइट है घासकोल मोनास्ट्री, बुद्ध मोनास्ट्री, और एक बुद्ध कालीन भी अवशेष मिले। उसकी भी डेटिंग की जाए तो 2nd से 7th सेंचुरी एडी वो भी मिला हो, और तारंगा में भी मिला हुआ है, और शामड़ा जी। तो एक टाइम के 2nd 7th सेंचुरी एडी में हम बात करें तो एक टाइम के एक समय में वडनगर बुद्धिज्म का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। वडनगर, तारंगा एंड शामड़ा जी। और कोई किसी धर्म के अन्य संस्कृति के अवशेष के बारे में खास स्पेसिफिक जानकारी मिली? सर स्पेसिफिक जानकारी तो हर धर्म के लोग यहाँ पर, शिव धर्म के अवशेष मिले, विष्णु धर्म के अवशेष मिले अलग अलग। और एक टाइम ऐसा था कि लज्जा गौरी, उनको ये जो किसान जो लोग थे वो उनकी पूजा एक टाइम पे करते हैं, तो वो भी मिले। और शिव यानी सब धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सब लोग मिले। और एक वडनगर के लोगों का मेन बिजनेस की बात करें तो वडनगर का एक बिजनेस था सेल बेंगल। तो वडनगर का सेल बेंगल का यानी 700 से 800 साल पूरा कंटिन्यूटी में बिजनेस चला है। तो वडनगर में आजू बाजू समुद्र कई, यहाँ पे 500 किलोमीटर अभी दूर है, तो आने वाले 1000-2000 साल पहले ये पास में भी हो सकता है। वहाँ से कच्चा माल आता था और हर घर में एक गृह उद्योग के रूप में यहाँ पे सेल बेंगल बनाए जाते। अलग अलग काल में अलग अलग वो डेकोरेटर में अलग अलग कला की अलग अलग जो सेल बेंगल बनते हैं। आज भी जो भी इसके हम बात करें सेल बेंगल का टुकड़े कम से कम 1 लाख आसपास ये उसके सेल बेंगल के टुकड़े, वेस्टेज पार्ट, अलग अलग डेकोरेट मिले हैं हमको ये चीज़। तो ये बयां करता है कि ये लोगों का मेन बिजनेस भी रहा है। इस साइट्स में से और कुछ करेंसी रिलेटेड या फिर कुछ और अलग चीज़ें कुछ मिली हो आपको? जी सर, हम बात करें आप करेंसी की बात करें तो अभी हमारा जो चलता है रुपया, तो उस टाइम के अलग अलग काल में लोगों का चलन सिक्के चलते थे। कॉपर कॉइन्स, लेड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन, ब्रास, ये अलग अलग कॉइन्स में अलग अलग राजा की मुद्राएं रहती थी। उसमें कुछ कुछ कॉइन्स गरुड़ का वो सिंबल रहता है, यानी गरुड़ का मतलब विष्णु का कुछ सिंबल होता है। कुछ कुछ में नंदी रहता है, तो नंदी एक समुद्र और 3 पहाड़ रहते हैं, चंद्र रहता है, तो शिव धर्म से वो लोग कनेक्ट करता है। तो ऐसे बहुत सारे कॉइन्स, यानी 5 से 6 हज़ार कॉइन्स यहाँ पे मिल चुके हैं। उससे भी ज़्यादा कॉइन्स मिले अलग अलग धर्म के। कपड़े और ये उनके घरे बनाने की बनावट कैसी थी? नहीं, कपड़े का तो कोई अवशेष मिला नहीं, लेकिन ये जो घरों का प्लानिंग हमको मिला है अलग अलग काल के अलग अलग पीरियड के अंदर लोगों का घर का प्लानिंग कैसा था वो सब मिला है। नगरों की व्यवस्था को लेकर? हाँ, आज जो वडनगर की टाउन प्लानिंग व्यवस्था की हम बात करें तो भी उन लोगों ने अच्छे से उनको टाउन प्लानिंग व्यवस्था की है। यानी यहाँ पे बहुत सारे टाइम के अंदर एक भूकंप भी, कुदरती होनारत भी, कभी बारिश ज़्यादा, कभी ड्रॉट यानी सूखा पड़ गए, वो भी चीज़ यहाँ पे आई। लेकिन फिर भी ये लोग ने कभी ऐसा हार नहीं मानी कि वडनगर छोड़ के कहीं और चले जाए।